चलो ये होमवर्क किया था क्या? 14, 19 और कौन सा था? 24। तीन सम थे होमवर्क वाले, 14, 19 एंड 24। चलो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। Based on the following data, estimate the NAV on per unit basis of a regular income scheme of a mutual fund. Listed equity shares at cost, ex dividend 40 lakhs, cash in hand 2.76, bonds and debentures at cost. Of these bonds not listed and quoted 2.5, other fixed interest securities at cost 9.75, dividend accrued 1.95, amount payable on shares 13.54, expenditure accrued 1.76. Current realizable value of fixed income securities of face value of 100 is 96.5. Number of units 10 face value is 2,75,000. All the listed equity shares were purchased at the time when market portfolio index was 12,500. On NAV date, the market portfolio index is at 19,975. There has been a diminution of 15% in unlisted bonds and debentures valuation. Listed bonds and debentures carry a market value of 7.5 lakhs on NAV date. Operating expenses paid during the year amounted to 2.24 lakhs. ठीक है, तो तुम्हारा काम क्या है? NAV निकालना। बेसिकली एसेट्स को रीवैल्यू करना है, रीवैल्यू करके लाइबिलिटीज को लेस करके नेट एसेट वैल्यू। Is there any relevance of the last sentence? Operating expenses paid during the year amounted to 2.24 lakhs. Expenditure accrued and paid. अरे वो ऑलरेडी कैश से डिडक्ट हो चुका है ना, वो लास्ट सेंटेंस को इग्नोर करना है, तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिए है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर से अपने को क्या ही वास्ता है, कैश में से थोड़ी लेस करेंगे हम लोग। ये समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? अक्रूड तो जो अमाउंट है वो दिया हुआ है, दैट इज अवर लायबिलिटी। देखो लास्ट लाइन दिया एक्सपेंडिचर अक्रूड। कैश इन हैंड मतलब। अरे कैश इन हैंड तो आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, को डिडक्ट करके। ठीक। दीप ऋतिक किधर है? लेट ऋतिक तो गया बाहर गया। दीप आ रहा है। किधर बाहर गया? कितने दिन? लोनावाला 2 दिन। हो गया।
कितना आया? मित्रों हर घंटे पानी का रिमाइंडर. NAV per unit. और किसको आया क्या? चलो मैं वन बाय वन आइटम्स डिस्कस करो. लिस्टेड इक्विटी का इंडेक्सेशन होएगा 40 इंटू 19,975 डिवाइड बाय 12,500. 63.92. हाँ 63 पॉइंट समथिंग. कैश इन एंड एज इट इज रहेगा. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एट कॉस्ट, जिसमें से अनलिस्टेड 2.5. तो लिस्टेड कितना हो गया? बैलेंसिंग फिगर 6.46 जो है वो लिस्टेड हो गया एंड अनलिस्टेड इतना हो गया. तो 2.5 जो अनलिस्टेड है उसका कुछ डिमिनिशन हो गया कितना? सॉरी हाँ 15% से. सो 2.5 माइनस 15%. ठीक है 2.125. 2.125. और जो अनलिस्टेड है सॉरी जो लिस्टेड हाँ जो उसका सीधा हाँ तो 7.5 प्लस 2.125 ये पूरा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हो गया. अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट उसका हाँ 9.75 इंटू 96.5 डिवाइड बाय 100, क्योंकि जिसका फेस वैल्यू 100 था उसका वैल्यू 96.5. अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जिसमें लिखा था कि अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट, यहाँ पे वो स्टेटमेंट मिसिंग है. तो याद है हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में वो 100 इंटू 106.5 नहीं किया था क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में लाइन दिया हुआ था आर वैल्यूड एट कॉस्ट. तो इंटू 96.5 डिवाइड बाय 100 तो कितना आता है उसका 9.75 का आया नहीं आया. वो क्यों करेंगे मतलब वो तो कॉस्ट है ना, फेस वैल्यू से डिवाइड करें. नहीं रियलाइजेबल वैल्यू है उसका सिक्योरिटीज का. मतलब तो आज बेचने जाएगा तो उसका अदर फिक्स्ड का कॉस्ट पे दिया हुआ है हाँ एट और कॉस्ट. नीचे बोला करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दिस ऑफ फेस वैल्यू 100 इज. हाँ बराबर है. तो मतलब तूने एट कॉस्ट मतलब वो अज्यूम करना है कि तूने फेस वैल्यू पे सब्सक्राइब किया है. ठीक है तो 9.75 इंटू मतलब तूने जब भी लिया था तभी 100 रुपीज़ पे किया रहेगा फॉर ईच डिबेंचर. नाउ इट इज फेचिंग ओनली 96.5. डिविडेंड अक्रूड ये रिसीवेबल है, ये तो एसेट ही है. अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स इज योर लाइबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर अक्रूड इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी. ये सब चीज़ ऐड करके लास्ट का दो आइटम माइनस करके यू गेट नेट एसेट वैल्यू ऑफ 72.3637. बराबर है. सबको आया? Yes. डिवाइड बाय 2,75,000 यू गेट 26.3. ये क्लियर है सब लोग को? 72.36. 723637. Portfolio interest 12,500 था.
खुद के बुक्स में ध्यान दीजिए। कैपिटल गेन्स में करते थे ना इंडेक्सेशन, तभी तूने डाला था, तभी तेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, तभी मार्केट का ये हाल था। अभी करंट प्राइस, हाँ तो बे तू, तेरे को मैंने अभी भेजेगा नीचे, अभी नहीं, आज तो तू जाएगा ही, वो बात तो कंफर्म है। शुरुआत तो मेरे को करनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। हाँ ये चलो, एक छोटा सा टॉपिक है दीप, चलो सुनो। नाउ दिस इज एकदम ही वाहियात सा कॉन्सेप्ट, ये प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिवेल नहीं करते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इक्विलाइजेशन। नाउ द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट दिस इज एन अमाउंट which is used to equalize something. Now अपने को एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि यूनिट्स जो है दे इशू एट ओपनिंग एनएवी। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2024 को कोई म्यूचुअल फंड का एनएवी था 16.5 रुपीज़ हाइपोथेटिकली, ठीक है। एंड इफ एन इन्वेस्टर wants to invest on 30th April 2024, let's say an amount of 30,000 rupees, तो उसको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो क्या एनएवी पे अलॉट होंगे? 30th अप्रैल को जो एनएवी प्रिवेल कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 18 रुपीज़, तो उसको 30,000 डिवाइड बाय 18 रुपीज़ इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे ना। Now the question says that this 30,000 रुपीज से उसको जो NAV मिलेंगे, वो जो यूनिट्स मिलेंगे वो ये NAV पे मिलेंगे। Sounds unfair? Why? Because those unit holders who were invested on 1st April, तो वो लोग ने इन्वेस्ट ही क्यों करा? अगर यही NAV पे अगर 30th अप्रैल को भी अगर यूनिट्स मिल रहे तो ये लोग ने पैसा लगाया, तो ये लोग के रिटर्न्स में जो ओपनिंग यूनिट होल्डर्स थे उनके रिटर्न्स में नए यूनिट होल्डर्स को भी शेयर मिल जाएगा अगर ओपनिंग एनएवी में इन्वेस्ट करने दे दिया तो। ये अगर मैं तुम लोग को अभी बोलूँ कि अगर मैं तुम लोग को रिलायंस आज से 5 साल पहले के भाव में खरीदने को ऑफर कर रहा हूँ तो तुम खरीदोगे ही ना। तो वो शेयर होल्डर्स तो चिल्लम चिल्ली करेंगे जो 5 साल पहले इन्वेस्ट करके बैठे। क्लियर है? सो the units in this case, in this particular question, are allotted on opening NAV, but as naturally anyone will object, any unit holder will object, existing unit holders will object that units be allotted as on the NAV prevailing on 30th April, क्योंकि जब भी वो लोग ने पैसा दिया, क्योंकि आगे से क्या 30th April onwards सब यूनिट होल्डर्स एक समान हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? सो व्हाट द म्यूचुअल फंड डज is that म्यूचुअल फंड ये एनएवी पे यूनिट्स तो इशू करेगा, बट एट द सेम टाइम विल कलेक्ट डिविडेंड फ्रॉम द इन्वेस्टर। डिविडेंड कलेक्ट करना मतलब क्या भाई? इतने टाइम पीरियड में, 1 महीने में मैंने जो रिटर्न्स कमाया, इंटरविनिंग पीरियड में मैंने जो रिटर्न्स कमाया वो तू मुझे दे दे पर यूनिट। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड इक्वलाइजेशन। ये सिंपल, तो इफेक्टिवली कॉस्ट क्या हो गया इन्वेस्टर के लिए? 18 रुपीज पर यूनिट। तो बात तो एक ही हो गई। तो ओपनिंग एनएवी पे दो, फिर उससे 1.5 रुपया अलग से कलेक्ट करो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन इज एज गुड एज इशूइंग फ्रेश यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 18 रुपीज पर यूनिट। बस, बट ये हमको अलग से ऐसा करना है कि यूनिट्स इशू किए एट ओपनिंग एनएवी
एंड वी कलेक्टेड डिविडेंड इक्वलाइजेशन. सो सारे यूनिट्स के जो ट्रांजैक्शन है वो ओपनिंग एनएवी में होते हैं, एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, which will reflect the difference in the price of the NAVs between the two dates. Clear? Yes. ठीक है, तो एसेंशियली तो तुम्हारा जो लॉजिक है वही सही है, मतलब वही करना ही भी है अपने को. बस यही है कि जो भी है ट्रांजैक्शन ये भाव के हिसाब से हो रहे हैं, एंड ये जो है जो डिफरेंस है दो प्राइजेस के बीच में, दैट इज नथिंग बट डिविडेंड इक्वलाइजेशन. ठीक है, सम करेंगे तो तुम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया. ठीक है, देर इज नथिंग न्यू, एंड ये सब ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी प्रिवेल नहीं करता है. इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, 30,000 इन्वेस्ट किया 18 के प्राइस पे लगने वाला. ऐसा थोड़ी है 1 अप्रैल का एनएवी लगेगा फिर तुमसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन मांगेंगे. ठीक है, क्लियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 31. कुछ नोट वोट लिखने का जरूरत नहीं है इसमें. तो ये प्रैक्टिकल में क्या एग्जिस्ट नहीं करता? अरे बाबा, आज के भाव का जो एनएवी है वही उस पे इशू होंगे ना यूनिट. सारी गलती है पहला नंबर. हाँ, जब भी जिसके पास पैसे होंगे तभी वो इन्वेस्ट करेगा. तो सी ठीक है, चलो सम करेंगे तभी मैं थोड़ा फिगर्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा. नहीं, मतलब का नहीं. ऑन 31st April an open-ended scheme of mutual fund had 300 lakh units outstanding with NAV of rupees 18.75. At the end of April, it issued 6 lakhs units at opening NAV. Now opening NAV क्या है? 18.75. बराबर है. बट कभी इन्वेस्ट किया इन्वेस्टर्स ने? एट द एंड ऑफ अप्रैल. लेकिन वो जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स और NAV है वो 1 अप्रैल का है ना. ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ. एट ओपनिंग NAV प्लस 2% लोड कॉमा एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन. मतलब क्या कि भाई अप्रैल मंथ में जो भी रिटर्न्स कमाया होगा म्यूचुअल फंड ने वो इन्वेस्टर को पे करना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन. सो इक्वलाइजेशन मतलब क्या? द न्यू यूनिट होल्डर्स एंड द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स विल नाउ बी ट्रीटेड एट पार. क्लियर. एट द एंड ऑफ मे, अभी मे एंड पे आ गए, 3 लाख यूनिट्स वे रीपर्चेस्ड. रीपर्चेज मतलब क्या? म्यूचुअल फंड ने बायबैक कर लिया, मतलब क्या? इन्वेस्टर ने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट प्लेस किया. ठीक है, समझ में आया? रीपर्चेज मतलब क्या? म्यूचुअल फंड ने रीपर्चेज किया एट ओपनिंग NAV. अभी ये ओपनिंग NAV भी 1 अप्रैल का ही है. तो 1 अप्रैल लेस 2% एग्जिट लोड. ये तुम लोग एंट्री लोड एग्जिट लोड का स्कीम समझो. देते वक्त तुमको ज्यादा देना है, मिलते वक्त तुमको कम मिलना है, तो दोनों में तुम्हारा घाटा है. ठीक है, एंट्री लोड एग्जिट लोड इज अ चार्ज. So while paying or while investing you pay more, and while exiting you get less. So it is a two-way cost. ठीक है. At opening NAV less 2% exit load, comma adjusted for dividend equalization. So we need to adjust for dividend equalization for the month of April as well as May. Now यहाँ पे investor जो होगा वो बोलेगा कि भाई तू 1 अप्रैल के NAV पे दे रहा है, मैं तो May end तक इन्वेस्टेड था, तो तू अगर मेरे को 1 अप्रैल के NAV के हिसाब से दे रहा है तो मेरे को अप्रैल और मई मंथ का भी तो रिटर्न्स में हिस्सा था, वो भी तो दे मेरे को, क्योंकि इवन आई वाज द यूनिट होल्डर ड्यूरिंग दिस 2 months. आर यू गेटिंग इट और नॉट? ठीक है, सम करेंगे, डोंट वरी. एट द एंड ऑफ जून 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड. इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रैल टू जून क्वार्टर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन, इनकम ऑफ अप्रैल, इनकम फॉर मे, इनकम फॉर जून. ठीक है, पूरे क्वार्टर में पोर्टफोलियो ड्यूरिंग द एंटायर 3 months इतना अप्रिशिएट हुआ है, 425 lakhs. अभी ये लोग ने स्पेसिफिक इनकम भी बताया कि भाई डिविडेंड इंटरेस्ट के फॉर्म में हम लोग को अप्रैल मंथ में इतना इनकम मिला है, मई मंथ में इतना इनकम मिला है और जून मंथ में इतना इनकम मिला है. क्लियर. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, रीपर्चेज प्राइस एट द एंड ऑफ मे एंड नेट एसेट वैल्यू एज ऑन 30th जून. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा तुम लोग को पहले वर्किंग करके कुछ बताता हूँ. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एज ऑफ नाउ, नो नीड टू कॉपी एनीथिंग. ठीक है, एकदम ही सिंपल से कैलकुलेशंस होंगे. अभी तुम लोग सोचो अप्रैल मंथ में म्यूचुअल फंड की कमाई कितनी थी? इनकम ऑफ अप्रैल मंथ 22.950. This was the total income of mutual fund. तभी कितने यूनिट होल्डर्स थे?
1 अप्रैल को 3 crore. 300 लैक्स, ये सब कुछ लैक्स में है ना, ये भी रुपीज इन लैक्स में। एंड यूनिट होल्डर्स कितने थे? 300 लाख यूनिट्स थे, इतने यूनिट्स। तो ये जो 22.95 लैक्स का इनकम है, ये सिर्फ 300 लैक्स यूनिट्स को ही बिलोंग करता है। डू यू अग्री और नॉट? तो कितना पर यूनिट इनकम कितना हुआ? Zero point zero seven. 0.0765. Now tell me one thing, if I am issuing new units at the end of April, but at an NAV which was on 1st April, what is the NAV as on 1st April? 18.7. सो अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? 18.75 के भाव में बोलता है यूनिट दे। मैं बोलूँगा अरे भाई वो भाव तो 1 अप्रैल का था, इसमें तू डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी देगा। व्हाट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन? कि भाई हम लोग ने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल पर यूनिट 0.0765 भी कमाया, वो भी दे। समझ में आया तुम लोग को? नाउ द कैलकुलेशन इज व्हाई इज इट डिफरेंट? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन ऐड करने के बाद एंट्री लोड नहीं चार्ज कर रहे। क्वेश्चन में क्या बोला कि ओपनिंग एनएवी प्लस एंट्री लोड ऑफ 2%, प्लस एंट्री लोड ऑफ 2%। तो ये 2% है, वो ये दोनों का कंबाइन करके 2% नहीं है, सिर्फ ओपनिंग एनएवी का 2% है। तो ओपनिंग एनएवी का 2% कितना होता है? 18.75 का 2% 19 पॉइंट टोटल बोल रही। 375. हाँ मतलब वो टोटल बोल रही है ना, 19.125। दिस एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। तो 19.125 प्लस 0.0765 19.20। तो तुम लोग को समझ में आया कि नए यूनिट्स जो इशू होंगे, वो 19.2015 के प्राइस पे होंगे एज ऑन 30th अप्रैल। सो ये हम लोग ने जो सॉल्व किया, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर। इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल, दिस विल बी द इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल। नाउ अच्छा, एक चीज़ एक है। सेकेंड, हाँ बोल। वो एंट्री लोड डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए आएगा ना 2%? डिविडेंड इक्वलाइजेशन के लिए नहीं, एंट्री लोड इज जस्ट अ चार्ज चार्ज एक्सपेंस। क्योंकि वो पहले वाले सब हाँ, वो में डिविडेंड एंट्री लोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मैंने बोला ना तुम लोग को, बिकॉज ऑफ ये तो सब एकेडमिकली एग्जिस्ट करते हैं, थियोरेटिकली तो ना डिविडेंड इक्वलाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं ना एंट्री लोड एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। क्लियर? अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, अप्रैल के इनकम के बाद जो हम लोग ने न्यू यूनिट्स इशू कर दिए, न्यू यूनिट होल्डर्स का, उससे हाँ उससे डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट किया हमने। मतलब 6 लाख यूनिट से हम लोग ने 0.0765 कलेक्ट किया। सो 6 लाख इंटू 0.0765 करो, कितना होता है? 45,900। टोटल करो। $23.409. 23.4। ये समझ में आया, बहुत ज़रूरी है। इतना इनकम तुमने कमाया था एंड इतना इनकम तुमने कलेक्ट किया, जो तुमने कमाया नहीं है लेकिन नए यूनिट होल्डर्स है। सो आगे जाके वो पूरे इसमें हिस्सा लेंगे ना। तो अभी तो 23.409 होगा, तभी मैं डिवाइड बाय 306 लैक्स करूंगा, तभी 0.0765 होएगा। वरना क्या हो जाएगा, यूनिट्स ऐड हो गए और इनकम रिमेनिंग सेम, पर यूनिट इनकम डाइल्यूट हो जाएगा डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से। मतलब ये सिक्योरिटीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब नहीं समझा। शेयर्स में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम भरते हैं और फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, वैसा है कि
थोड़ा सा मैं दूर हो गया वो सबसे बाजू में पीछे हाँ ये समझ में आया ना तेरे को, हाँ बस म्यूचुअल फंड के स्कीम के पास 300 आउटस्टैंडिंग था। हाँ। उसमें उसने अप्रैल के एंड मंथ में 6 यूनिट्स 6 लाख यूनिट्स इशू किए नए, तो नए यूनिट होल्डर्स ऑन बोर्ड हुए। अभी दे विल बी टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द एंटायर इनकम ऑफ द म्यूचुअल फंड, बट इफ आई गिव देम पार्टिसिपेशन इन द एंटायर इनकम, दिस एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स विल प्रोटेस्ट कि भाई हमने जो मंथ में इन्वेस्टेड थे वो मंथ का इनकम का हिस्सा तुम उनको क्यों दे रहे हो। तो म्यूचुअल फंड बोलेगा भाई शांत रहो, हमने उनसे जितना हमने कमाया उतना हमने उनसे कलेक्ट कर लिया। क्लियर? तो अभी हमारी इनकम इतनी हो गई है, तो अगर तुम डिवाइड भी करोगे नए यूनिट्स के साथ मिलके भी तो भी हमारी पर यूनिट इनकम उतनी ही है। ये क्लियर है? अच्छा ये हो गया क्या, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, अभी वैसे ही उल्टा सेकंड में देखो, अभी इनकम फॉर द मंथ ऑफ में ऐड करो, ऐड इनकम, ये अप्रैल मंथ का इनकम था ना। नाउ व्हाई आर वी एडिंग इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इनकम फॉर द मंथ ऑफ मे, बिकॉज मे का भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी 1 अप्रैल का हो रहा है, मतलब ओपनिंग एनएवी पे ही हो रहा है। तो नाउ वी नीड टू एक्यूमुलेट अप्रैल और मई दोनों का इनकम कंबाइन होना चाहिए। यस अगर ऐसा होता कि 1 मई के एनएवी के हिसाब से अगर इशू होता तो मेरा ये कैलकुलेशन यहाँ पे एंड हो जाता था। बट अभी मई में भी जो ट्रांजैक्शन होने वाला है वो भी बेस्ड ऑन 1 अप्रैल के हिसाब से होने वाला है। यस सो इनकम कंबाइन भी होना चाहिए। अभी फॉर द मंथ ऑफ मई 34.55 कितना कमाया, 34.425। अभी ध्यान दो 34.425 ये इनकम में पार्टिसिपेट करने वाले कितने यूनिट्स थे, सेम 306, क्योंकि 30 अप्रैल को तो नए यूनिट्स होल्डर ऑन बोर्ड हो गए थे, तो पूरे मई मंथ तो ये लोग इन्वेस्टेड थे। तो 34.425 306 लाख यूनिट्स को बिलोंग करता है, तो पर यूनिट कितना हो गया, 0.1125। क्लियर? नाउ लेट अस टोटल अप कि अब तक अप्रैल और मई मंथ का कंबाइंड 306 लाख यूनिट्स एंड टोटल इनकम कितना हुआ है 23.409 प्लस 34.425। और ये दोनों का टोटल 0.189। अभी देखो ध्यान से, अभी एट द मंथ एंड, मई के मंथ एंड में हम लोग क्या करते, यूनिट्स रीपरचेस करते, तो लेस यूनिट्स रीपरचेस्ड, ये अभी यूनिट होल्डर्स कम हो जाएंगे ना, 3 लाख यूनिट होल्डर्स कम हो जाएंगे। तो ये 3 लाख यूनिट होल्डर्स बोलेंगे कि अगर आप हमको 18.75 के भाव के हिसाब से अगर आप एनएवी दे रहे हो, ये कभी का एनएवी है, Opening 1 अप्रैल का एनएवी है, इसमें आप एग्जिट लोड मारोगे बिकॉज ओपनिंग एनएवी पे एग्जिट लोड लग रहा है एट 2%, एग्जिट लोड एट 2% माइनस करना है, यहाँ पे प्लस किया था तो यहाँ पे 0.375 माइनस होएगा इंस्टेड ऑफ एडिशन, कितना होता है। लेकिन ये लोग बोलेंगे कि भाई हमारा हिस्सा दो, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड में। अभी देखो अप्रैल और मई मंथ का पर यूनिट इनकम इज 0.1890। ठीक है, तो 3 लाख यूनिट होल्डर्स को 0.1890 पे करेंगे तो कितना अमाउंट बनता है, 56,700। तो 0.567 सॉरी 0.1890 पर यूनिट है ना, ये पर यूनिट कैलकुलेशन है, 0.1890 पर यूनिट वी नीड टू पे। सो दिस विल बी द रिडेम्पशन प्राइस और रीपरचेज प्राइस विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर, रीपरचेज प्राइस एट द इन द मई मंथ एंड कितना होता है, दिस माइनस दिस, मतलब 18.375 प्लस 0.1890 कितना होता है, हाँ 18.564
ये इधर तक समझ में आया? Yes. ठीक है, अभी क्या ट्रांजैक्शन है अपने? मई मंथ का हो गया, अभी जून मंथ का। अभी कितने यूनिट होल्डर्स बचे? 303 लाख यूनिट होल्डर्स बचे, बेरिंग इनकम पर यूनिट ऑफ 1890 एंड बैलेंस फिगर कितना होता है? 57 पॉइंट 57.267 एड इनकम फॉर द मंथ ऑफ जून। कितने यूनिट्स को बिलोंग करेगा? ये पूरे के पूरे 303 लाख यूनिट होल्डर्स को बिलोंग करेगा। कितना इनकम है जून का? 45.45 डिवाइड करो पर यूनिट कितना आता है? 0.15। ये 0.15 प्लस 0.1890 करो, कितना आता है? 0.3390। 0.3390 इंटू 303 लैक्स। अरे मतलब ये दोनों का टोटल रे 102.717। हाँ, ये मतलब जून मंथ के एंड में ये स्टेटस है कि वी हैव 303 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। पर इनकम पर यूनिट इनकम पर यूनिट इज 0.3390 and 102.717 is the total income for the all 3 months. Clear? Now coming to the question which says that at the end of June 70% of its available income was distributed. ये available income है ना अपना 102.717. So at the end of the month 70% of this was distributed. तो 102.717 into 70%. 71.9019. इतना क्या हो गया? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये माइनस करके रुको 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 रुको, हाँ बराबर है। ये माइनस करके डिवाइड बाय, मतलब जो भी इनकम बचा उसको डिवाइड बाय 303 लाख यूनिट्स करेंगे तो 0 पॉइंट जो भी आएगा दैट इज द इनकम पर यूनिट, ठीक है। दैट इज नॉट रिलेवेंट ओवर हियर। अभी अपने लिए पहले सबसे पहले ये रिलेवेंट है टू फाइंड आउट द NAV। NAV एज ऑन 30th जून। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बहुत ही ध्यान से पेशेंटली। एज ऑन 30th जून सबसे पहले ओपनिंग NAV 300 लाख यूनिट्स वेर आउटस्टैंडिंग विथ एन NAV ऑफ 18.75। इसमें ही सारे ट्रांजैक्शन हुए ना। हाँ, कितना हुआ ओपनिंग NAV? 5625 लैक्स। इसमें हमने 3 मंथ का इनकम कमाया। एड इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। अप्रैल में जून के इनकम को ऐड कर लो, ये तो अपना डिविडेंड इनकम है। वन 102.825, ठीक है। अभी और क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी? पोर्टफोलियो का वैल्यू एप्रिसिएशन। देखो ये लोग ने दिया है फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून क्वार्टर पोर्टफोलियो कितने से एप्रिशिएट हुआ। ये तुम लोग ने ऊपर इनकम कंसीडर किया है। कैपिटल एप्रिसिएशन 425.47 लैक्स, इतना वैल्यू एप्रिशिएट हुआ। फिर कैश अकाउंट बनाना है। कैश क्यों बनाना है? कैश अकाउंट नए यूनिट्स इशू हुए, रीपर्चेज हुए, तो यूनिट्स इशू किए। कितने यूनिट्स इशू किए? 6 लाख यूनिट इशू किए एट एन NAV ऑफ, तुम लोग ने यहाँ पे इशू प्राइस कैलकुलेट किया है 19.2015। ये याद है? इशू प्राइस कैलकुलेट किया है तो 6 लाख यूनिट्स, हाँ नहीं अप्रैल मंथ में 19.2015। ये यूनिट्स क्या है? इशूड। फिर क्या है? यूनिट्स रीपर्चेस्ड, उसमें तुम लोग को पेमेंट आउटफ्लो हुआ रहेगा। 3 लाख यूनिट्स का रीपर्चेज हुआ था। 3 लाख यूनिट्स इनटू एन NAV ऑफ 18.564 repurchase price, तो 3 lakhs units into 18.564, this was the amount paid. Again we also distributed dividend if you remember. कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया?
102.717 का 70%, 71.9018, 71.9018. ये देर आर चांसेस दैट कैश मतलब नेगेटिव, मतलब एक काम कर दो, इनकम है ना, इनकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में जून यहाँ पे कैश में ले लेते हो, वो तो हाथ में आया ना पैसा अपने को. इनकम फॉर अप्रैल में जून, ये समझ में आया, वरना गलती से कैश नेगेटिव आ जाएगा, तुम सोचोगे कैश कैसे नेगेटिव है. इनकम है ना अपने पास, इनकम फॉर अप्रैल में जून, ठीक है. यूनिट्स इशूड का अमाउंट बताओ, रीपर्चेस का अमाउंट बताओ. पर रीपर्चेस का 55.692. हाँ, और इस 115.209. अच्छा, तो कैश बैलेंस पॉजिटिव बच रहा है अपना, ये कितना 217 पॉइंट नहीं 218 समथिंग, 218 में से 122-23 कुछ गया. हाँ 90.440. अच्छा, 90.440 जो भी है, ये तुम्हारा कैश बैलेंस. तो देखो ये ओपनिंग एनएवी था, जिसमें ये 3 महीने के अंतर्गत हमने इतना पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिशिएट किया. कैश बैलेंस देखोगे तो ये हमारा नए फ्रेश इनफ्लो हुआ इतना, लेकिन सामने हमने रीपेमेंट भी इतना किया. ये 3 महीने में हमने इनकम डिविडेंड के फॉर्म में इतनी कमाई, लेकिन डिविडेंड इतने फॉर्म में बांट भी दिया. ठीक है, करके हम लोग को 90 का ये आया एप्रिसिएशन और ओपनिंग एनएवी. ऐसे करके वी गेट द क्लोजिंग एनएवी. क्लोजिंग एनएवी कितना आता है? 614.091 डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. 30 जून को कितने आउटस्टैंडिंग थे? 303 lakhs. याद रखो. हाँ? नहीं, 6 में से 3 रीपर्चेज हो गए, बराबर है. 303 lakhs यूनिट होल्डर्स. तो कितना हो गया एनएवी? 20.2643. This will give you the fourth and the last part of it. इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने निकाल दिया फर्स्ट पार्ट में. ये था पूरा अपना जो फर्स्ट टेबल है. दिस इज इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. ये पूरा समझ में आया? रिकैप करो. देखो, पहले हमने स्टार्ट किया इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन से. तो हमने क्या किया, हर एक यूनिट को कितना कितना इनकम बिलोंग करता है वो हमने कैलकुलेट किया. सो पहले अप्रैल मंथ का इनकम लिया, वो 22.95 है, उसको डिवाइड किया 300 लाख यूनिट से. तो हम लोग को पता चला कि पर यूनिट इनकम है 0.0765. अभी जो भी नया आता है, अगर उसको फर्स्ट अप्रैल के एनएवी के हिसाब से जा रहा है, तो उसको जितना इनकम पर यूनिट है उतना हमको रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर गेटिंग द यूनिट्स इशूड ही विल बी ट्रीटेड एट पार विद द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स. ठीक है, तो हम लोग जो नए यूनिट्स कलेक्ट इशू करेंगे उसमें हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन कलेक्ट करेंगे. सिमिलरली अगर हम यूनिट्स रीपर्चेस कर रहे हैं एट ओपनिंग एनएवी विच इज ऑफ 1 अप्रैल, वी विल बी पेइंग डिविडेंड इक्वलाइजेशन. क्लियर? तो ये इसमें कैसा हो रहा है, हम लोग एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं हर मंथ का इनकम. Why we are accumulating हर मंथ का इनकम? Because all the transactions are being taken place as on 1st April or the opening NAV date, and therefore we need to accumulate. तो कोई मई एंड पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको अप्रैल और मई दोनों के इनकम का हिसाब लगना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग क्यूमुलेटिव फिगर्स लेते हो जा रहे हैं. ऐसे करते हमने जून का भी क्यूमुलेट किया. क्यों? क्योंकि अप्रैल मई जून तीनों मंथ का इनकम जितना कमाया उसका 70% वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग. एंड वी नीड टू एसर्टेन कि भाई इनकम कितना हम लोग ने कमाया. सो तुम लोग ये 102.717 है, दिस इज नॉट अ प्लेन एडिशन ऑफ दिस 3 जो तुम लोग को दिया 22.95, 34.425 एंड 45.45. ये 3 का सम टोटल नहीं है 102. क्यों? क्योंकि इसमें डिविडेंड इक्वलाइजेशन के वजह से अमाउंट्स हिल गए. तुमने कलेक्ट भी किया और पे भी किया, जिसके वजह से एक्चुअल इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम द इनकम दैट यू हैव अर्न्ड फॉर द 3 months, एंड देयरफॉर एक्चुअल में जो कमाया उसका 70% डिस्ट्रीब्यूट किया हमने. क्लियर? दिस नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इशू प्राइस एंड रीपर्चेस प्राइस.
तो इशू प्राइस क्या बोला कि ओपनिंग एनएवी, तो ओपनिंग एनएवी इज ऑलवेज 1 अप्रैल वाला। 1 अप्रैल का एनएवी में पहले तो सबसे पहले लोड का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि एट ओपनिंग एनएवी प्लस 2% लोड कॉमा एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन। दैट मींस दैट पहले तुमको डिविडेंड इक्वलाइजेशन का एंट्री मार के फिर लोड का एडजस्टमेंट नहीं करना है, पहले लोड का एडजस्टमेंट करके फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन एडजस्ट करना है। क्लियर? So this is how we calculate the issue price as well as the repurchase price. Both being done, last part में भी most important is we calculate the NAV as on 30th June. Now 30th June के NAV में सबसे पहले तो opening net asset value जिसमें सारे ट्रांजेक्शन, because we don't have सब assets का details, right? So opening NAV में already सारे assets portfolio सब कुछ account for हुआ रहेगा। ये cash balance है, this might not be the actual cash balance 90.440, ये 5625 में ऑलरेडी भी कोई कैश का कंपोनेंट होगा। ये तो कैश इतना जो ये 3 महीनों में जनरेट हुआ है, ये वो कैश बैलेंस है। ऐसा हो सकता है कि ओपनिंग एनएवी जो है 5625 लैक्स का, उसमें भी 200 लाख रुपया कैश हो। अपने को वो लोग ने डीकम्पोज करके थोड़ी दिया है, अपने को इतना ही दिया कि इतने यूनिट्स आउटस्टैंडिंग है और इतना एनएवी है पर यूनिट। सो अभी इसमें इक्विटी कितने, डिबेंचर्स कितने, किसका वैल्यू एप्रिशिएट हुआ है वो सब नहीं मालूम, अपने को सिर्फ पोर्टफोलियो का एप्रिसिएशन मालूम है 425 लैक्स। एंड हमने जो कैश के ट्रांजैक्शन किए उसमें कैश का जनरेशन हुआ है 90 लैक्स का, गिविंग अस द टोटल एनएवी एट 6140 लैक्स डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स एज ऑन 30th जून विच इज 303 लैक्स। क्लियर? चलो करो कॉपी। ये फर्स्ट है। सर ऐसे देखा जाए तो ये लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा इनकम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, पूरा equalization income के time, पूरा, क्योंकि फिर भले कितना भी परसेंट बट वो जो मंथ को बिलोंग करता है वो मंथ का उसका सामने वाले का राइट है ना वो मंथ। अगर कंपनी का पे आउट रेशियो 20% ही होगा तो ऐसे देखा जाए तो फिर जो इनकम अपन अक्यूमुलेट कर रहे हैं उसका 20% लेना चाहिए ना। हाँ 80% कैपिटल अप्रिसिएशन भी तो होगा ना, तो वो तो अलग से ले लेना अपन एंड में। नहीं तो अगर तू अंदर आ रहा है, तू नया बंदा आ रहा है, तो तेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों का कंपनसेशन देना पड़ेगा। and payout ratio पर तो फिक्स तो है 20% चेंज तो दे सकते हैं। बट अगर हर महीने के लिए अलग दिया वैसे तो नहीं, वैसे नहीं देंगे ना। जरा ना प्रेजेंटेशन आते हैं। हाँ ऐसे ही करना है, मतलब थोड़ा साफ सफाई करना है। वो जो 50% बाकी रह गया, हाँ वो कैश पड़ा है ना, वो इनकम विच दैट इज द इनकम विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट होल्डर, वो तो डिस्क्रिशन पे है। ये तो 70% डिस्ट्रीब्यूट ना भी करे, ये तो म्यूचुअल फंड के ऊपर है, उसको कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनिट होल्डर्स को, कितना नहीं करना है। तो वो जो 30% है वो उससे कैश बैलेंस बढ़ गया ना। पोर्टफोलियो वैल्यू एप्रिसिएशन का कोई नहीं वैल्यू में ऐड भी नहीं होगी। हाँ सर थोड़ा प्रेजेंटेशन और एक भी यही है, ये लिख सही में यही है सोल्यूशन। अभी क्या बोले? वो कैश वाले इसमें जो कैलकुलेशन था उसमें अपने हाँ जो इशू प्राइस राइट, हाँ इशू प्राइस तो वो कौन सा लिया था, मतलब इशू प्राइस का टोटल वैल्यू एंट्री लोड की कटने के बाद में लिया नहीं था? पूरा ना एकदम ही फाइनल इशू प्राइस, एंट्री लोड भी आ गया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन भी आ गया, दैट इज द इशू प्राइस एट द एंड ऑफ 30th। बट एंट्री लोड एक्चुअली Charge होएगा ना? मतलब एनएवी के अंदर इंक्लूड है। नहीं एक्सक्लूडिंग होता है वो हमेशा, एनएवी में एडजस्टेड थोड़ी होता है कभी भी, एंट्री लोड अलग से होता है, इट इज़ अ सेपरेट चार्ज, एक्सपेंस चार्ज करके। तो उसमें वही ना 19 पॉइंट समहाउ से आप मल्टीप्लाई किया उससे 19 पॉइंट, हाँ उससे ही नंबर ऑफ यूनिट्स एंट्री मल्टीप्लाई। लोड उसमें एडजस्ट हो गया फिर कैलकुलेशन में प्लस करके। हाँ तो मैंने फिर 19 पॉइंट इसमें तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है एंट्री लोड, अभी मैंने सीधा 19.2015 इंटू 6 लाख यूनिट्स इतना ही किया, 6 लाख यूनिट्स इंटू 19.2। 19 ही होना चाहिए ना, फिर वो 18 से वो स्टार्टिंग वाले प्राइस से मल्टीप्लाई होना चाहिए था। क्यों? वो लोग एंट्री लोड भी तो पे करेंगे ही ना। पे कर रहे हैं वो लोग, बट हाँ तो वो लोग 1 यूनिट का कितना पे कर रहे हैं? बट वो कैश के कंपोनेंट में नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि वो फिर इन्वेस्टर्स का हो गया एंट्री लोड। इन्वेस्टर का नहीं है, म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड का ही होना चाहिए वो चीज़। हाँ बट वो फिर कैश के इसमें मेरे हिसाब से वैसा मतलब वो है कट के ही आता है ना तेरे को पैसा एंट्री लोड का। वो तो बराबर क्या बोल है। रहे, क्या रहे, मैं यहाँ पे क्या लूँ, 18 लूँ मैं यहाँ पे? हाँ 18.75 म्यूचुअल फंड के पास कितना आ रहा है बैंक अकाउंट में?
बैंक में उतना आ हाँ, रहा है बैंक में इतना आ रहा है होने से फिर। अलग से एंट्री लोड देगा, वही हो जाएगा। वही एंट्री लोड कैलकुलेशन में नहीं आना चाहिए ना कैश में, क्योंकि कैश से डिटरमाइन क्या हो रहा है, एनएवी डिटरमाइन हो रहा है, नेट एसेट वैल्यू डिटरमाइन हो रहा है ना। हाँ बट वो And- आना नहीं चाहिए एंट्री लोड नेट एसेट वैल्यू के कैलकुलेशन में। अरे तेरे लिए इन्फ्लो है कि नहीं है? कैश तेरा है, नहीं, इसमें कैश है। तो वाली तू मेरे को है, बोल रहा है introduce की कि वाली। अगर मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे किया रहता, अभी बोला अप्रैल से जून मंथ में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख रुपए पे किया, तो तू कैश से रिलेस नहीं करता था? होना चाहिए। हाँ, तो फिर वैसे ही लोड तू ऐड नहीं करेगा क्या? लोड क्यों ले रहा है? टू मीट योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जावक ले रहा है तो आवक क्यों नहीं ले रहा है? नहीं समझा? समझा मैं। तेरे को जो पैसा आ रहा है, तेरा बैंक अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है वो कहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, उससे तेरे को लेना देना है। तेरे को ऐसा लग रहा है कि अरे सर वो इनकम का कंपोनेंट है, बैलेंस शीट के कैलकुलेशन में क्यों आ रहा है ऐसा? हाँ मतलब वो बैलेंस जो कैश है राइट, वो म्यूचुअल फंड वाले खाएंगे, वो उनके इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा वो चीज़ राइट। अरे वैसे नहीं है ना वो, बट तो वो लोग पीएनएल में डेबिट भी मारेंगे ना एक्सपेंस, अगर ऐसा ही होगा तो कैश में क्रेडिट भी तो पड़नी चाहिए ना फिर वही एंट्री। अगर वो लोग खुद के लिए लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जाना भी चाहिए ना फिर। अभी ये लोग ने जाने का तो अपने को कुछ बोला नहीं है, तो सिर्फ आ ही रहे हैं, तो ये म्यूचुअल फंड को ही बिलोंग करते हैं। सर, और मैं म्यूचुअल फंड का स्कीम मतलब मैनेज कर रही हूँ और मैं रीपर्चेस कर रही हूँ, तो आपका रिडेम्पशन और मैं रीपर्चेस कर रही हूँ तो मेरे में तो ऐड हो जाएगा ना? नहीं ऐड थोड़ी लेस हो जाएगा ना। अभी लोगों की कम यूनिट्स बचे हैं। तूने अगर इट इज एज गुड एज बाय बैक, नंबर ऑफ शेयर्स गेट्स रिड्यूस्ड, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स गेट्स रिड्यूस्ड। मतलब मार्केट में उसका कम हाँ है। मार्केट में तो कम हो गए ना अभी यूनिट्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नेट इफेक्ट तो एनएवी पे जाते ही है ना। हाँ जाएगा ही। जाएगा हाँ ही। जाएगा। तो यही तो हुआ फिर एंट्री लोड का भी नेट इफेक्ट जो है वो इसमें आ गया एनएवी में। अरे बाबा तू समझ नहीं रहे, उसके सामने एक्सपेंस भी तो डेबिट मारना चाहिए वो ना। तो फिर इक्वल होना चाहिए, वैसे बोलो हाँ। एक्सपेंसेस कम हो गए थे। हाँ तो फिर वो इन्वेस्टर का फायदा है, उसमें क्या करना है था। ठीक। ओके सर, ठीक है। वो किधर गया? महाबलेश्वर। पूरे से वीडियो एंगल सब शूट वही लेक्चर अभी जाने वाला है उसको अभी। जीत दरगर तेरे बिल्डिंग का नाम डायरेक्ट गुंडा भेजेगा। देख रिकॉर्डिंग देखते तेरे को गाली देगा, सुनाई देगा तेरे को इधर। क्या कौन बोला जूही के साथ गया है? जीत। સર નું માઇક્રોફોન બહુ સ્ટ્રોંગ છે. ठीक है. ठीक है. है ना? सर क्लास का जीत का लाइव परफॉर्मेंस है एनुअल डे में. जीत को बेस्ट डांस मिला, बेस्ट डांस अवार्ड. क्या बात है. इन गर्ल्स कैटेगरी.
नेशनल के तो 2 लाख इसको बोलता था कि डांस चलो थोड़े बहुत तो मिलेगा जरा ऑफिस में भाई बजट जो भाई एनएस जोशी ये सर का बर्थडे का केक देगा क्या 3 लेवल केक किसी का तो तेरा ही आया था शायद इसका ही था इसका ही था बुलक्कड़ सर हम्म ये लेस लिमिट से परचेज उसका ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन हाँ हाँ ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड है सु मनन केक खाती के नहीं सु यार मनन you had one job to do हटली केक खत्म भी नहीं सुबह से पता है बता कंपलसरी था ना क्या काउंटर रेस्पॉन्स कंपलसरी था वो तो ऑप्शन ही नहीं है कितने का हमने पाँव बुला ही नहीं चाहिए सिर्फ हाथी रहते भाई थक गया था थोड़ा प्रैक्टिस कर खड़े खड़े जो डांस सीने देख लो भाई इसका डांस देखने लोग किधर किधर से आते थे को पता है चलेंगे बाद सर थोड़ा स्क्रॉल તમારા ટીમમાં શું બોલ છે गई थी एग्जाम गई थी तो ये वाला इनकम अवेलेबल हाँ बस 102.717 दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फिर यहाँ से सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर चालू हो जाता है इशू प्राइस एट द एंड ऑफ अप्रैल सर एफएमएसएम टफ हुई लो जी अरे बहुत टफ था भाई एफएम तो चेक नैरीनेच वाट लगी नेक्स्ट लेवल टफ था एसएम चेक इजी हुई एफएम बहुत ट्रिकी हो रुद्र का एग्जाम खत्म होते ही फोन आया भाई एफएम फुल गंदा था अपना तो भी इजी था ना अबे क्या अपने का क्या easy है? मैं इकोनॉमिक्स में सोच रही थी ये नवंबर वाला इजी था मतलब तुम्हारा तो मेन मेरा वाला अटेम्प्ट ध्रुवी को देगा इधर लिया था जैसे ही मुझे 60 क्या है एग्जामिनेशन वाह ध्रुवी पार्टी जो भी याद रहेगा ना 57 बट पेपर टफ हो तो पेपर टफ पेपर टफ हो 42 है मेरे को 43 भाई को इजी था इसके लिए इनको नहीं भाई इनको मैंने इनको नहीं 10-15 मार्क्स नहीं रखे हो गया कर रहे एमसीक्यूज में पहली बार था पर एमसीक्यू 15 मार्क्स ना है पर होल डिविडेंड लोगों ने एफएम અને एसएम સાથે છે 50 मार्क्स પણ પાસ તો થઈ જ શકે છે એસએમ ના डिविडेंड उसमें से 70
खेता था असम वो बात सावला के ना इंडी फाटी गए इंडी फाइट इल्ड पेपर टफ છે એને તો કરી દીધું ફૂકટ એને એક અટેમ્પ લેટ કર્યો ના જી ના નવેમ્બર હતો ને અને એક ગ્રુપ કરીને આપે છે सर फिर सेकंड पार्ट इधर खत्म ना तो एक ही ग्रुप 19 पार्ट हाँ 19.2015 में सेकंड पार्ट खत्म पोपा तो बोला एक बार ग्रुप वन बहुत इजी था फिर ये थर्ड थर्ड सेल्फ पार्ट अकाउंट थोड़ा ट्रिकी था ये से थर्ड वाला डिसाइडिंग हो चला है सभी चल रहा है तो मुंबई का लास्ट है ना आईपीएल में नेक्स्ट टाइम से पार्टिसिपेट नहीं करेगा पार्टिसिपेट करें तो जीत जाएंगे उसके पार्टिसिपेट नहीं तो क्या हुआ पार्टिसिपेशन नीचे का कैश का वर्किंग नोट दिखाना है सर कैश वाला दिखा दो ना पहले ये लास्ट है ना यही मैंने गर्मी था गर्मी था કોણ सर इतना बजना बेस जगह खाली जा रही या तो है ना बेस सारी जगह जाएंगे नहीं उसका सैलून के पास क्या है लेडीज लेक्चर से तो और क्या लो तो भाई मैं जयरीश पहनेंगे तो मैंने उधर किसको बैठने नहीं देना सिवाय ध्रुवी वो डिविडेंड निकालने के लिए 102 भाई माइक्रोफोन बहुत स्ट्रांग है तेरे को बोला दीप का भी आज आँख लग गया કદનું કેટલા ગયા 130 लिटिगेशन देख रहा है हीथ का फिर भी आ रहा है क्या हीथ फिर भी क्लास आया आज डेडिकेशन
तो क्या भाई इनकम अवेलेबल फॉर अप्रैल मई जून और इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ज़्यादा है, मतलब उसका 102.825 है और इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 102.717। अलग है, मैंने बोला ना वो बिकॉज ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन। टोटल मुझे 218 पॉइंट ध्रुवी टोटल मुझे 218 218.034 ऑब्वियसली भाई वो स्कूटर लेने आ रहे थे। अरे स्टूडेंट लेने आए थे हाँ अंदर है भी पार्किंग करी ना हमारी भी मध्ये हटाते हैं आज आज मस्त नहा धो के बाहर ही बैठे थे अंदर हाय बोला भी नहीं ना। वाइट वाली कर रही थी। मैंने कर रही, मैं 12 बजे आऊंगा मैं ऊपर निकाल देना कभी। हाँ देखते हैं। हाँ देखते हैं तो पार्टी फिर वो आएंगे सर तो सर बोलेंगे बस दो ही समय रुको साक्षी पार्टी वीडियो में भी जाओ मैंने तेरे को दूंगी चाहिए अच्छा તમારે તો 3-4 ક્લાસે જવાનું 2-3 કલાક. અરે બધા સ્ટુડન્ટ્સ ને આવતે હોય ને પછી તો એડમિટ વાળા પણ કરી एडमिट वाले का पूरा पार्किंग में मरा एडनोइट वाला में तो पूरे स्कूल ही तो चल रहे हैं सिर्फ ऊपर, बस बड़े लोग आए कहाँ रहे, इंटर फाइनल तो है नहीं यहाँ पे, अभी फाउंडेशन वाले थोड़ी स्कूल इंटर भी बंद कर दिया यहाँ पे कहाँ पे इंटर કર્યું ને ચાલુ चालू किया। હા फाइनल भी चालू किया इधर ही होते इधर ही ऊपर हाँ हाथ पैर मारते रहते हैं। बोलता ना वो इधर उधर जिधर हाथ पैर मार के जिधर से पैसा निकलेगा क्या बात है सब तो छोड़ के चले गए 2 जन बचे हैं वैसे 3 जन धवल सागर और वो मैं उनका वो सिखाता थोड़ी है वो लेकिन सिखाता नहीं है बट तो ओनर है ना ये लोग थोड़ी ओनर से है, वो तो सीईओ है ना कंपनी का। बाकी सब चले गए मेरे को तो जिसने भी सिखाया एक भी प्रोफेसर नहीं है सागर और को छोड़ के बाकी सब गए सब वो भी ऐसे ही मतलब उसने भी ऐसे ही छोड़ दिया है, जाने दे क्या करने के। किधर कर जेके साहब मतलब खुद का नया खुद का सब सब પોતાનું બોલ. ખુલે છે ऑनलाइन भी इजी से हम्म? ऑनलाइन भी इजी से चलो हो गया सब लोग का, क्लास में बैठो चलो ब्रेक लेते हैं। फर्स्ट आपका रिकॉर्डिंग बुक क्या है रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग किया ना? हाँ तो कर ले हाँ कर लेगा पासवर्ड बोल के आना नेक्स्ट क्लास पासवर्ड बोल के आना नेक्स्ट क्लास ये दीप पासवर्ड बोल के आना ये बार का अबे अभी देख लेगा ना ऑफिस में काम नहीं है चलो दो ही सम टारगेट है अभी 26 27। ओह कम ऑन बड़े सम है, सम भी बड़े है ना भाई, कर लेंगे ऐसा थोड़ी है दीप आया है इतना मेहनत करके तो कुछ तो लेके जाए रिटर्न में। जब दो सम कराने तो ऑनलाइन बैठ जाता मेहनत तो कुछ आया नहीं चलो सन चमक क्या कौन सा सन मून 26वां
Sun Moon Mutual Fund, approved mutual fund, sponsored open-ended equity-oriented scheme, Chanakya Opportunity Fund. There are 3 plans: A. Dividend reinvestment plan, B. Bonus plan, and C. Growth plan. At the time of initial public offer on 1st April 99, Mr. Anand Bachchan and Charu, 3 investors invested 1 lakh each and chosen B, C and A plan respectively. थोड़ी तुम लोग को गुमराह करने की कोशिश. आनंद लेते हैं बी प्लान, बच्चन लेते हैं सी प्लान और चारू लेती है ए प्लान. ठीक है, तो नाम पे नहीं जाना, अपने को स्कीम पे जाना है. हिस्ट्री ऑफ द फंड इज एज फॉलोज. ऑन द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है, ऑन द फॉलोइंग डेट्स following dividend percentage was declared, following bonus units were allotted, and this was the NAV as on each of the dates in case of plan B, A, B and C respectively. On 31st July, all 3 investors redeemed all the balance units. Calculate the annual rate of return to each of the investors considering the following. LTCG is exempt from income tax, STCG is subject to 10% of income tax, STT is 0.2% only on sale or redemption of units, मतलब purchase पे नहीं है, and ignore education cess. Now, before we move on, there are 3 plans we need to discuss each one of those plans. सबसे पहला प्लान है A, which is dividend reinvestment plan. So तुम लोग जो देखोगे डिविडेंड परसेंटेज वाला कॉलम, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लान. मतलब क्या कि ये जो स्कीम है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है, लेकिन इन्वेस्टर को ना पैसा भेजती नहीं है. इन्वेस्टर को क्या बोलती है कि हम डिविडेंड दे, उससे अच्छा वो डिविडेंड के पैसों से हम नए यूनिट्स ले ले, तो आपका यूनिट्स का बैलेंस बढ़ते जाएगा. जब जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तब तक आपको बैंक में पैसे नहीं आएंगे, तब तक आपको यूनिट्स क्रेडिट होते जाएंगे. सो यू सी दैट ऑन ईच ऑफ द डेट्स व्हेन डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, लेट्स से ऑन 20th July 2003 डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड, तो जितना भी डिविडेंड का अमाउंट बनता होगा वो इन्वेस्टर का, दैट डिवाइडेड बाय द NAV प्रिवेलिंग ऑन दैट डेट विच इज 30.7 will be the number of units which will be credited to the unit holders account. Do you agree? समझ में आया यहाँ तक? सिमिलरली प्लान बी जो है वो है बोनस प्लान. बोनस प्लान क्या बोलता है? हम डिविडेंड में विश्वास नहीं रखते, हम क्या करेंगे, हम बोनस यूनिट्स ये करते जाएंगे, इशू करते जाएंगे टू द एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स. तो जो जो दिन पे 31st March 2004, 31st March 2008, 24th March 2009, ये सब दिन पे बोनस यूनिट्स अलॉट हो रहे इन रेशियो 5:4 मीन्स 5 यूनिट्स फॉर एवरी 4 यूनिट्स हेल्ड. 4 के सामने 5 यूनिट बोनस. क्लियर? ये बोनस वालों को डिविडेंड नहीं मिलने वाला. ऑल दिस 3 आर नॉट क्यूमुलेटिव के सबको डिविडेंड भी मिल रहा है, सबको बोनस भी मिल रहा है. क्लियर? ये इधर और वाला केस है. ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्लान सी. प्लान सी इज ग्रोथ प्लान. ये बोलता है तेल लेने का डिविडेंड, तेल लेने का बोनस. ग्रोथ प्लान हमने डिस्कस किया था. इन्वेस्टर ने पैसे डाले, जितने यूनिट्स उसको डे 1 में मिले उतने के उतने यूनिट्स रहेंगे, यूनिट्स का बैलेंस कभी बढ़ने ही नहीं वाला है. सो सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इज सी प्लान, जिसमें सिर्फ तुम्हारा NAV बढ़ता है. NAV बढ़ता है फ्रॉम द डेट यू इन्वेस्टेड टिल द डेट यू रिडीम. एंड देयरफॉर इफ यू चेक द NAVs इन द कॉलम्स मेंशन्ड, यू सी दैट प्लान सी का NAV जो 33 था 2003 में, वो 2009 में 82 हो जाता है, विच इज एज गुड एज 3 times. सो इन्वेस्टर्स का यूनिट बैलेंस रिमेनिंग द सेम, इन्वेस्टर्स का यूनिट्स का बैलेंस रिमेनिंग द सेम, वेल्थ हैज ग्रोन 3 times. मतलब 3 से कम, बट ठीक है, समझ में आया. सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में देखो तो तुम बोलोगे भाई NAV तो गिर गया यहाँ, पर तुम देखोगे तो उसको यूनिट्स कितने सारे मिल गए होंगे. 4 के सामने तो 5 मिल गए, फिर 3 के सामने 1 मिल गया, फिर 4 के सामने 1 मिल गया. तो उसका यूनिट्स का बैलेंस ही उसका वेल्थ क्रिएशन है. सो फॉर हिम NAV डजंट मैटर, फॉर हिम द नंबर ऑफ यूनिट्स मैटर मोर. सिमिलरली प्लान ए में डिविडेंड जो है वो कम टकावारी है, 20%, 70%, 40%, ऐसा सब डिविडेंड है.
एंड देयरफॉर यू सी दैट इट इज अ हाइब्रिड थिंग कि यूनिट्स बढ़ेंगे लेकिन कम यूनिट्स बढ़ेंगे, एंड देयरफॉर इट इज कॉम्पेंसेटेड बाय एनएवी का ग्रोथ। एनएवी बढ़ा है, डबल तो नहीं हुआ है, डबल से कम हुआ है, बट यूनिट्स भी सामने सामने बढ़े हैं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है। नाउ interesting part, coming to the calculation of realized rate of return or the returns that the investor is earning। कभी इन्वेस्ट किया, देखो सेकंड पैरा में डेट दिया है 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2009, रिडीम हो रहा है 31 जुलाई 2009, लास्ट लाइन ऑफ द टेबल, एंड फिर वो टेबल के नीचे भी दिया ऑन 31 जुलाई ऑल थ्री इन्वेस्टर्स रिडीम्ड ऑल द बैलेंस यूनिट्स। नहीं 31 जुलाई 19, हाँ अप्रैल 99 से जुलाई 2009, फर्स्ट होल्डिंग पीरियड टोटल 1 अप्रैल 1999 से 31 जुलाई 2009, ऑलमोस्ट करीब करीब 10 साल 3 महीना। क्लियर? नाउ अनदर चैलेंज दैट लाइज विथ यू इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, बिकॉज as per income tax act those units which were allotted within 12 months, holding period less than 12 months, will be classified as short term capital asset, gains on which will be attracted as short term capital gains, and therefore 24 मार्च 2009 को जो डिविडेंड के तौर पे यूनिट्स नए मिले या बोनस के तौर पे जो नए यूनिट्स मिले, that will be considered as short term units because they were held only for how many months, 3 to 4 months, and the gains on which will be taxed as short term capital gains। See, अगर ये 24 मार्च 2009 की एंट्री नहीं होती ना तो एसटीसीजी का सवाल ही नहीं आता था, सारे गेन्स एलटीसीजी होते, एंड पूरा एलटीसीजी एग्जेम्प्ट है, सेस तो जाने दो, एलटीसीजी पूरा एग्जेम्प्ट है, तो ये सब में कॉम्प्लिकेशन होता ही नहीं। समझ में आ रहा है तुम लोग को? सम बहुत ही सिंपल है, सम टेक्निकली सिंपल है, एक एक प्लान करके डिस्कस करते। तुमको चाहिए तो अगर फॉर गेटिंग द नैक ऑफ द क्वेश्चन, इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विथ प्लान सी विच इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, बिकॉज उसमें जो यूनिट्स मिले वो मिले। ठीक है, चलो एक काम करते, पहले प्लान सी से स्टार्ट करते, साथ में करते थोड़ा। तो यूनिट का मतलब 24 मार्च को जो आया है 2009 को, उसका एनएवी वैसे रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका एनएवी माइनस करेंगे। परफेक्ट, वही गेन्स हुआ ना तो। डिविडेंड परसेंट ये फेस वैल्यू का है, पूरा एब्सोल्यूट बेसिस में नहीं कर सकते ना। एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड परसेंट फेस वैल्यू का है। हाँ, फेस वैल्यू पे। तीनों ने कभी इन्वेस्ट किया पता है तुम लोग को? आईपीओ के टाइम पे, मतलब फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया रहेगा।
कितना आता है STT? 1641.4. लेस करके 819058.6. एक चीज खाली साल प्लस 4 6 दिन का लफड़ा है। नहीं तो मनन के एग्जैक्ट बोल तू मनन के कैलकुलेशन कर रहा है तो भी चेक तो नहीं करना No. डे से चेंज तो नहीं करना ऐसा लंच करेगा फिर जाना 3 बजे आंसर नहीं मिलेगा पूरा हो जाना आंसर नहीं मिलेगा ना पेपर राइट ही डायरेक्ट कर रहा है क्या डायरेक्ट कैसे जा रहा है मुझे वो भी 3 बजे जाना दूसरा तो अभी हो जाएगा भाई बट ज़्यादा काम करता हूँ चल मैं आई प्लान को समझाते प्लान बी में बाकी हो गया? कितना परसेंट है? 69.5. ये सबको समझ में आया कैसे किया? ट्वेल्व बाई 124 एनुअलाइज किया इंटू 12 बाय n इज ऑलवेज द एनुअलाइजिंग फैक्टर. क्लियर? वरना तो 700% 719% रिटर्न आ जाता था तुम्हारा. चलो ये हो गया प्लान सी. अभी किस पे आते हैं? प्लान ए. कौन था प्लान ए वाला? चारू. आई वॉच बोले क्या चलो वेरी सिंपल. सबसे पहले अभी बोर्ड पे ध्यान दो. पहले एक सेकंड. हेलो. हाँ ऋषि सीडा. हाँ कहिए. सर ब्लू डार्ट कुरियर से बात कर रहा हूँ. हाँ कहिए सर. आपका अमेजन का पार्सल आया सर. आपके घर के बाहर खड़ा था सर. बाजू में दे दो ना 603 में. हाँ सर कंफर्मेशन के लिए बात करनी है कंट्रोल से. नहीं ज़रूरत. बिजी हूँ मैं. दे दो. 1 मिनट सर.
आपका नाम? हाँ? आपका नाम बताइए। हेलो। हेलो। हाँ, जसमीना मैडम के हाथ में दिया है सर। ओके ओके ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको भी 10,000 ही मिले होंगे बराबर ना। ये सब लोग ने 1 लाख डाले थे और सब लोग ने आईपीओ में डाले थे, तो सेम जैसे हम लोग ने अमाउंट इन्वेस्टेड 1 लाख, NAV 10 रुपीज़ पर यूनिट, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑब्टेन्ड 10,000। मैं वो फिर से पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ। अभी तुम लोग के लिए सिंपल है, क्या करना है तुमको, कॉलम बनाना है। सबसे पहले डेट लिखेंगे, डेट के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर डिविडेंड, परसेंटेज, और नेक्स्ट कॉलम बनेगा यूनिट्स ऑब्टेन्ड। क्लियर? 1 अप्रैल 99 को 10,000 यूनिट्स थे। ठीक है, फिर 28 जुलाई 2003 को 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया। 10,000 यूनिट्स इंटू 10 रुपए का फेस वैल्यू इंटू 20%, कितना हो गया? 20,000 नंबर ऑफ 20% है। सर 2 2,000 यूनिट्स हो जाएगा। 2,000 यूनिट्स हो जाएगा। ये लोग आवाज क्यों कर रहे हैं इतना? 651 यूनिट्स कैसे? वो 20 का बोनस है, 10,000 यूनिट्स है। बोनस 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 अपने सब वाला। सॉरी, हाँ 20 का। 20,000 रुपीज टोटल डिविडेंड है ना, हाँ डिवाइडेड बाय वो टाइम का NAV। हाँ, बराबर है ना? बराबर। सुनो मेरी बात, 10,000 यूनिट्स, गड़बड़ समझे क्या तुम लोग को? क्या कहते हैं? तुम लोग को क्या लगा अभी भी 10 रुपए के भाव पे मिलेंगे क्या? नए यूनिट्स भी 10 रुपए के भाव पे थोड़ी मिलेंगे। ये तो हमने अमाउंट कैलकुलेट करी, 10,000 यूनिट्स इंटू 10, तो तुम्हारा हाँ इंटू 10, ये फेस वैल्यू हुआ। लाख रुपए पे 20%, मतलब 20,000 रुपए का तुमको डिविडेंड मिला है। 20,000 में वो दिन का NAV तो 31 प्लान ए है 30.7 है, 65.14 651.4 20,000 अमाउंट है। 20,000। सर एक और कॉल, 2,000 यूनिट्स से एक और कॉलम। अमाउंट और NAV दो कॉलम ऐड कर दें, इजी पड़ेगा। डिविडेंड अमाउंट और NAV तो डिलीट कर दें। या तो फिर ना डिविडेंड अमाउंट ही कर देते हैं। डिविडेंड का परसेंटेज हटा दो, काम का नहीं है, टेबल से ही ले लेंगे। डिविडेंड अमाउंट ही डाल दो सिर्फ। तो यूनिट्स ऑब्टेन 651.46 हो गए। नाउ इन द नेक्स्ट, ध्यान देना ये यूनिट्स ऐड हो जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस। तो अभी नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव राइट नाउ इज नाउ 10,651.46 यूनिट्स। दिस इनटू 10 रुपीज इज द फेस वैल्यू, उसका 70% डिविडेंड, मतलब दिस इंटू 10 इंटू 70%। 74563। 74560.2 हाँ, this divided by NAV as on that date 58.42। 1276.27 ये बराबर है, आ रहा है? 0.2790 सर। एक डेसिमल है ना। 27। फिर नेक्स्ट डिविडेंड का डेट है 31 अक्टूबर 2007। अच्छा, तो 10651 प्लस 1276.28, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हुए? 1927.73। हाँ, अभी दिस इंटू 10 इंटू 40%, डिविडेंड का अमाउंट कितना होता है? 4770.9।
divided by NAV as on that date 42.18 1100 131.12 ये यूनिट्स इसमें ऐड कर दो 11927 में 13000 समथिंग आएगा। नेक्स्ट डिविडेंड 15 मार्च को डिक्लेयर 13058.85 दिस इंटू 15 मार्च को डिविडेंड दिया 25%, मतलब दिस इंटू फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज इंटू 25%। 32647.14 डिवाइडेड बाय NAV एज ऑन दिस डेट 15 मार्च को NAV है 46.45 702.84 अभी लास्ट डिविडेंड का डेट है 24 मार्च 2009 को 40% डिविडेंड। अच्छा ये 700 यूनिट 13000 में ऐड कर देंगे तो कितने यूनिट्स हो जाएंगे 14761.69 दिस इंटू 10 रुपीज इंटू 40% ऑफ डिविडेंड अमाउंट 55046.77 डिवाइडेड बाय NAV एज ऑन दैट डेट 48.1 1144.42 सो अभी इसके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 13761.69 प्लस 1144.43 कितने यूनिट्स हो गए इन द एंड। ये सब लोग है ना यहाँ तक मेरे साथ में 14906. अभी अपने को रिटर्न्स कैलकुलेट करना है। सो रिडेम्पशन वैल्यू they have redeemed all the units, क्वेश्चन में बोला है all the units 14906.11 units into NAV 31st जुलाई का 53.75 किती झाले सांगा 1 2 3 पॉइंट 8,01,200 प्लस प्लस समथिंग जो भी आया तुमको क्लियर। इसमें से पहले तो STT लेस होगा @0.2% ऑफ सेल कंसिडरेशन 1600 कितना आते हैं 1602.56 लेस करके बता 7,00,000 799,681.38 681.38 बराबर। लेस इन्वेस्टमेंट अबे कैपिटल गेन्स हाँ अभी तो लगेगा ना STCG। देखो सुनो मेरी बात, अभी बोर्ड पे सब लोग का ध्यान, बोर्ड पे सब लोग का ध्यान केवल बोर्ड पे सुनो। हम लोग को 24 मार्च को जो यूनिट्स मिले थे उस पे ही कैपिटल गेन्स लगेगा जो हम लोग ने पहले डिस्कस किया था। इसके पहले जो भी यूनिट्स मिले उस पे ये लॉन्ग टर्म होल्ड किया ना तुमने, और इसके पहले जो 10,000 मिले थे वो। सो टोटल में तुम्हारे पास 14,906 यूनिट्स जो है उसमें से सिर्फ 1144 यूनिट ऐसे जो तुमने अभी अभी पाए हुए हैं, जिसका तुमने होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कमती रखा हुआ है। तो केवल इसके कैपिटल गेन्स पे ही अपने को STCG पे करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। सो सबसे पहली बात तो जो भी प्राइस डिफरेंस होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1144.43। इधर तक सब लोग क्लियर? अभी तुमको ये यूनिट्स जो अलॉट हुए थे 24 मार्च को वो किस दाम पे वो मिले थे? 48 पॉइंट
48.1 तुम्हारा कॉस्ट है 48.1 फॉर दिस यूनिट्स, जिसका सेल कंसिडरेशन इज 53.75 एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट 53.75 में से STT लेस नहीं होगा, बिकॉज STT इज नॉट एन अलाउेबल एक्सपेंडिचर while कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स एज पर सेक्शन 55 नहीं मालूम, ठीक है जो भी है। क्लियर? ये समझ में आया? बट इंस्टीट्यूट इज स्मार्टर, उसने 53.75 में से 0.2% STT लेस किया एंड फिर आता है 53.64 2% लेस, 0.2% लेस करने के बाद एंड बोलते ऑल्टरनेटिवली, सोल्यूशन के बाद बोलते ऑल्टरनेटिवली यू में इग्नोर STT वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन्स। जब भी ऐसा कभी कोई कायदा आज तक रहा ही नहीं है वेर इन STT वॉज अलाउड, ऐसा कोई कभी रहा ही नहीं है। STT इज नॉट एन एक्सपेंस। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग तो इसके हिसाब से ही करेंगे और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व इट एज पर दिस मेथड ओनली। जो भी डिफरेंस है इन NAV इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स विच वर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड, दिस इनटू 10% टैक्स निकालने का है, गेन नहीं निकालने का है। समझ में आया तुम लोग को? ये टैक्स का रेट है 10%, ये तो तुम्हारा STCG का अमाउंट मिला सिर्फ तुमको, ये गेन पे 10% टैक्स भर रहे हैं ना तुमको, जो अपना खर्चा है, गेन थोड़ी अपना खर्चा है। क्लियर? हाँ, तो अभी ये बताओ अमाउंट 646.60। अभी ये लोग का अमाउंट आता है 634 रुपीज़, 12 रुपये का फ़र्क है बिकॉज ऑफ STT बीइंग अलाउड। क्लियर? तो ये 646.6 लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है, दिस इज नेट आफ्टर टैक्स। 799,034.77 799,034.77। बस अभी आगे का तो तुम समझदार हो, लेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिलेंगे, फिर रिटर्न्स परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, हैविंग दिस डन, डिविडेंड प्लान अगर कर लिया हमने तो बोनस तुम लोग को खुद से ट्राई करना है। सेम जैसे यूनिट्स पाइल अप होते जाते हैं, बोनस में भी यूनिट्स ऐड करते जाना है आफ्टर ईच एंड एवरी बोनस इशू। उसके बाद नेट रिटर्न, हाँ, ₹1,00,000 लेस कर तो नेट रिटर्न है 6,99,034, फिर उसको एनुअलाइज करके रिटर्न निकाल। 77.3 रुपए ना। 77 कैसे आएगा रे? लास्ट वाले का इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख ही है ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो एक है। 1 लाख का दूसरा। कितना था? हाँ परसेंट रिटर्न हाँ तो 67.64 इधर से 1 लाख माइनस करेंगे ना, सर ये 24 मार्च 2009 में जो है अरे हाँ हम लोग ने 1499 में जो लिया था और 24 मार्च तक है, उसके लिए वो लॉन्ग टर्म और सर थोड़ा ऊपर चलो। रिटर्न कितना है? 64.67 67.64 into 12 divided by 1.7 किया।
बहुत कम बनेगा, 3 ही कॉलम बनेगा, 8 यूनिट्स ऑफ टोटल। एनएवी तो मेरे 10,000 पाँच पे चार मिलेगा ना। 4 पे 5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 into 5 हाँ 12,500 3 पे 4 पाँच है तो चार मिलेगा। हाँ 5 पे जाता है ना, 5 है तो 4 अच्छा नहीं ये नहीं, ये उल्टा है ना, ये 4 पे 5 मिलेगा ना, जो ये साइड राइट साइड होता है वो डिनोमिनेटर जितना तेरे पास होगा। का बोनस मिल गया। 10,000 नहीं 12 में एक्स्ट्रा मिलता है। बोनस है 22,500। 37,500 है फाइनल। पर ये जो 12,500 मिल रहा है हाँ बोलता ना। Thousand 500 redemption value कितना है? एनएवी का इस पे 0.2 बोनस अमाउंट चाहिए। बोनस 4:1 टैक्स सिर्फ 7,500 वो मैंने 227.5 नहीं उसमें 22.98 माइनस minus 19.95 into 7,500 into 10%. 227 10 मेरे से फ्री हो गया ना, वैसा हो गया अच्छी कॉस्ट ऑफ वही तो मैं बोल रहा हूँ बोनस एज पर नहीं ना बोनस सर में नहीं लगता है लगेगा नहीं लगेगा जीरो थे जाए तो सीजी के अबे डिविडेंड ना अमाउंट की यूनिट्स में અહીંયા તને डायरेक्टली यूनिट्स મળે नहीं डिविडेंड इन्वेस्टमेंट प्लान છે डिविडेंड જે અમાઉન્ટ છે ને એ ઇન્વેસ્ટ થઈને યુનિટ્સ મળી જાય ડાયરેક્ટ યુનિટ્સ મળે એના પર એસ્ટીમેટ હવે તારો ઇન્કમ ટેક્સ પૂછાના બોનસ પર થોડા ના इनकम टैक्स याद नहीं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हो गया नहीं एक सेकंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस है डायरेक्ट वैल्यू जो देखो ज्यादा यूनिट मिल वही तेरा नंबर रिटर्न हो जो तो कोई नहीं लगता है जो तो कोई कितना है बोनस प्लान का? वही तेरा रिटर्न हैं? कितना? कितना है डायरेक्ट 37,500 क्या यूनिट्स? नंबर ऑफ यूनिट्स बोल रहा है टोटल। हाँ बराबर है। अभी देख ये शेयर जो को मिला फॉर एग्जांपल 100 ही है ना दोनों में मिला है शेयर तुम 2010 में थी
क्या हो गया जीतू भाई? जो होगा उसमें कॉस्ट एक्विजिशन 0 लेंगे या 22.95 लेंगे? जहाँ पे कंफ्यूजन हो इंस्टीट्यूट अल्टरनेटिव सोल्यूशन डाल देते। 0 लेंगे ना? मेन आंसर में 19.95 कॉस्ट लेके बोला अल्टरनेटिवली इट कैन बी टेकन एज 0। 19.95 टैक्स तो आएगा पर बट ये बोनस कैपिटल गेन्स का चैप्टर क्या बोलते हैं? बोनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी कंसीडर्ड एज नील। तेरे को पैसा देना पड़ा ये यूनिट्स के लिए, नहीं तो तेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है। इसके लिए तो इसका एनएवी इतना कम है ना। तो तुम लोग समझो ना, तुमको बोनस मिल रहा है इसीलिए तो है ना। सर नेट परसेंटेज 73.33 73.33। पहले डिविडेंड वाले इसमें भी ऐसे होना चाहिए था 1144.4। नहीं वो तो उसमें कॉस्ट है ना, तेरे को वो भाव पे नए यूनिट्स मिले ना। बाकी बता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 7%। तेरे को नए यूनिट्स 48.1 के एनएवी पे मिले ना, तो तेरा कॉस्ट है ना। टोटल अगर टोटल है तो पहले मेरा कितना था? देख तेरा डिविडेंड का जो अमाउंट है 55,046, इसका कॉस्ट है ना ये यूनिट्स तेरे को पैसा दे के मिला ना 48.1 का तूने कॉस्ट इनकर किया ना बिहाइंड ईच एंड एवरी यूनिट। बोनस यूनिट्स नहीं है वो राजा, डिविडेंड का अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है। तो डिविडेंड का अमाउंट मेरा रीइन्वेस्ट, डिविडेंड का अमाउंट इज टैक्सेबल, वही पूरा मेरा रीइन्वेस्ट हो रहा है। तुझे डिविडेंड का अमाउंट मिला ही नहीं ना, टैक्सेबल कहाँ से हुआ? वही रीइन्वेस्ट हो गया तो यूनिट से आया भाई, समझ के डायरेक्ट यूनिट से आया। बट सर वो डिविडेंड का अमाउंट जो मेरे को मिल रहा है वो मेरा रीइन्वेस्ट हो रहा है, राइट? तो डिविडेंड का अमाउंट मेरा टैक्सेबल तो होते ही जनरल, इसीलिए तो लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं ना, डिविडेंड उनको टैक्सेबल नहीं होता। लॉन्ग टर्म में है आता शॉर्ट टर्म में डिविडेंड तो क्यूमुलेट है तो लॉन्ग टर्म यहां पर 40 है डिविडेंड वाली दूसरे तो जीरो ले क्या है इसमें? सिर्फ मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि तुम इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन फॉलो करो एंड अल्टरनेटिवली वो लोग ने भी जो किया वो अल्टरनेटिव रहने देंगे। सो इफ पॉसिबल विथ यू, अगर तुम चाहो मतलब अगर बेटर होगा अगर तुम एग्जाम में भी एसटीटी लेस करके फिर कैपिटल गेन्स टैक्स निकालो, अगर तुमको याद रह रहा है तो। फाइनल एलएम से एसटीडी कम करना। हाँ मतलब जो तुम कैपिटल गेन्स लेते हो, यहाँ पे मैंने दिखाया था ना ये 53.75 के बदले 53.64, तुम्हारा आंसर एक फाइनल मतलब हर एक चीज़ में मैच करेगा वैसा मेरे सोल्यूशन के साथ। इवन दो स्टूडेंट्स तो सारे यही करेंगे फिर भी। नहीं मेन सॉल्यूशन में लास्ट वाले 7,500 पे कितना वो जो डायरेक्ट है तो जो जीरो लेगा तो कितना ज़्यादा होगा मैंने एसटीडी अलग ये वो बोनस का है ना, ये बोनस का ये तेरा मार्केट तेरा फेस वैल्यू 0 तो द कॉस्ट ये माइनस ये मुझे भी उसमें डाउट है। इनकम टैक्स का
पहले वाले में ऐसा होना फिर डिविडेंड टैक्सेबल ही नहीं है, वैसा हो जाएगा। जिसमें मैं ऐसा प्रिज्यूम करे कि डिविडेंड टैक्सेबल नहीं है। सर अगर कैप गेन दूसरी तरफ से निकाल दो जैसे अभी एनएवी ग्रो हो रहा है तो कहाँ टैक्सेबल हो गया बता, ग्रोथ प्लान में फर्क नहीं आता ना सर ऑल्टरनेटिवली कैप गेन कितना हो सर अमाउंट पूरा का पूरा सेल कंसिडरेशन इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब 22.98 minus 0.2% minus 97 हाँ इंटू 7,500 हाँ इंटू 223 38.0 हाँ बराबर। भाई क्या टीम बनाया है? ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 27 DIY। नहीं क्वेश्चन नंबर 27 DIY। ग्रोथ प्लान छोड़ के बाकी दोनों प्लान है। निकाल इसको ग्रुप से। इसको ग्रुप से निकाल दे, यूजलेस लोग नहीं चाहिए। हाँ निकल जाओ। ऐसा लगता है ग्रुप में 30 लोग हैं, आता 10 लोग नहीं। हाँ ये राउंड में लोगों ने वापस निकाला। चाकरी कर सकते हैं। दे मैं राउंड कर दे। सुनो अभी थोड़ा सा फीस का डिस्कशन करते हैं। मैनेजमेंट फी लास्ट इंस्टॉलमेंट वाले now there are two types of fees which a fund manager charges. One is the management fee, also called as AUM fees. Basically क्या है ये, भाई फंड मैनेज कर रहा है तो काम तो कर रहा है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस कुछ भी हो, पानी का रिमाइंडर सही में पानी का रिमाइंडर ऐप है ना, वाटर रिमाइंडर, हर घंटे बजता वो ऐप का मैंने तुमको लिस्ट दिया था ना इंटरनेट बोलते हैं चार्जर फोन में दूसरा का होता है। चलो चलो। सो व्हाट इज AUM फी? फ्लैट फी होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर। नाउ व्हाई इज दिस फी चार्ज? फी इज चार्ज टू मीट द ऑपरेशनल कॉस्ट, उसका सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो उसने काम कैसा भी किया हो, ये तो उसको बेसिक लेवल का फी है जो देना ही पड़ेगा, एंड एनीवन विल चार्ज. इट इज़ अ चार्ज फॉर द टाइम दैट दे आर डिवोटिंग टुवर्ड्स रिसर्च. ऐसा समझ. अभी वो लोग का रिसर्च में स्किल कितना है, जजमेंट कितना अच्छा है, ओपिनियन कितना अच्छा है, वो अलग बात हो गई. ठीक है. सो ऑब्वियसली दिस विल बी बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट. कितना एसेट्स मैनेज कर रहे हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज दे चार्ज. नाउ ऑब्वियसली इफ अ फंड मैनेजर इज वेरी गुड एट व्हाट इज डूइंग, then any investor wouldn't mind paying him any fee, because obviously वो returns भी ज़्यादा कमा के देगा. ये तुम समझ लो कि तुमको कोई अगर 15% कमा के दे रहा है और सिर्फ 0.1% चार्ज कर रहा है वर्सेस तुमको कोई 25% कमा के दे रहा है और तुमसे 3% चार्ज कर रहा है. तुम उसको 3% पे करोगे ये बोल के कि भाई ये वर्थ एवरी पेनी. ठीक है. सो देयर आर सम थिंग्स विच आर कॉस्टली बट दे आर वर्थ एवरी पेनी. ठीक है. सो डिपेंड करते हैं. तो AUM फी इज समथिंग, ये क्यों कम चार्ज कर रहे हैं. ऑल्सो ही नोज दैट ही इज लैकिंग एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस. क्लियर. तो एक होता है AUM फी विच इज फ्लैट. एक सेकेंड. ठीक है. और दूसरा होता है इंसेंटिव फी. ठीक है. नाउ दिस इज द मेन परफॉर्मेंस बेस्ड फी. ठीक है. अगेन इट इज लाइक, तुमको मैंने अभी भी बताया, एक हर्डल रेट होता है. हर्डल रेट इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच इज डिटरमाइंड म्यूचुअली बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द मैनेजर. कि भाई ये रिटर्न्स तक मैं लाइक आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड आई एम गिविंग यू रिटर्न्स, बट ये रिटर्न्स के ऊपर जो मैं रिटर्न्स कमा के दे रहा हूँ, दिस इज समथिंग विच इज सुपर नॉर्मल इन नेचर. ठीक है. ऐसे जनरली मार्केट में जाओगे तो कोई तुमको इतना % कमा के देगा नहीं. एंड देयरफॉर any returns which I earn over and above what average fund managers are earning. तुम लोग के एक्सप्लेनेशन के लिए, जो एवरेज मार्केट में ये रिटर्न तुमको छूट रहा है उससे ज़्यादा अगर मैं छोड़ के दे रहा हूँ तुमको, तो जितना मैं ज़्यादा छोड़ के दे रहा हूँ उसमें मुझे शेयर चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज इंसेंटिव फी. ठीक है. एंड दिस इज प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड फी. ये ज़्यादा होगा देन ओनली द मैनेजर विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर बेटर इन अ बेटर मैनर. ठीक है. तो जितना ज़्यादा रिटर्न्स कमा के देगा उतना उसका उससे ज़्यादा फेज मिलने वाला है उसमें से, क्योंकि उसका शेयर उसमें ज़्यादा होगा फिर. क्लियर है. सो दिस इज व्हाट प्रिवेल्स. नाउ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है विच इज कॉल्ड एज हाई वाटर मार्क क्लॉज. फॉर एग्जाम्पल 100 का 150 रुपया कर दिया फंड मैनेजर ने. मतलब तुमने अगर 100 lakhs लगाया तो उसने 150 lakhs कर दिया फॉर एग्जाम्पल. तो तुमने उसको इंसेंटिव फी पे कर दिया क्योंकि हर्डल रेट वॉज लेट से 25%. सो 125 lakhs तक तो उसको कोई फीस नहीं मिलने वाला था. मतलब AUM फी तो असाइड, इंसेंटिव फी नहीं मिलने वाला था. यहाँ से लेके यहाँ तक का तुमने उसको इंसेंटिव फी पे कर दिया. ये तो फर्स्ट ईयर का डेट है. सेकेंड ईयर में ये 150 lakhs ना 130 lakhs हो जाता है. हो सकते हैं ना. मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं. मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पे उसको सिर्फ AUM फी मिलेगा. डू यू अग्री और नॉट. इसको परफॉर्मेंस बेस्ड फी मिलेगा क्या यहाँ पे. रिटर्न्स छोड़ो, इसने तो डिस्ट्रक्ट किया है पैसा. रिटर्न्स कमाया तो नहीं, गवाया है उल्टे का. तो इंसेंटिव फी तो मिलना ही नहीं है इसको. नाउ लेट अस कंसीडर कि 130 lakhs का 160 lakhs हो जाता है, 170 lakhs हो जाता है इन द थर्ड ईयर. तो अभी उसको इंसेंटिव फी लगेगा. टेक्निकली यस, बट हाई वाटर मार्क क्लॉज स्टेट्स दैट इंसेंटिव फी विल बी कैलकुलेटेड only and only if he earns return over and above the highest fund value that he had obtained earlier. क्योंकि भाई 100 से 150 तक का रिटर्न्स ऑलरेडी उसमें वो शेयर ले चुका है. समझ में आया तुम लोग को. तो 130 से 170 के बीच में 150 तक तो ऑलरेडी हिज रिटर्न्स, ही हैज बीन कॉम्पेंसेटेड फॉर दैट ऑलरेडी. ये तुम लोग को समझ में आया. कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा ना रिटर्न्स का उसको. 2 बार वो 150 पहुंचा और दोनों बार तुमसे रिटर्न्स लेके गया. तो समझ में आया. सो अभी जो हम इंसेंटिव फी कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे कि भाई 150 से 170 कमाया है. 150 तो वो ऑलरेडी पहले ये पड़ा, वो पार कर चुका था. ये तो अभी वो सेकंड टाइम वहां पे पहुंच रहे हैं. बट सर अगर कोई नया आया रहेगा तो, नया किसी ने इन्वेस्ट किया रहेगा तो उसके लिए उसके में तो नहीं लिया ना इंसेंटिव्स.
अभी देख, दिस इज प्योरली फ्रॉम हेज फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये म्यूचुअल फंड्स के केस में ये सब नहीं चलता है। ये एक हेज फंड करके होता है जो प्राइवेट फंड्स मैनेज करते हैं, जो कम लोगों के मैनेज करते हैं, उसका ये सब फंड मैनेजमेंट का ये सब। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, ये लोग प्योरली AUM फी लेते हैं सिर्फ, ठीक है, इंसेंटिव फी जैसा ये लोग में नहीं रहता है कुछ। क्लियर? मैं तुम लोगों को तो सिर्फ ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आउट ऑफ द बुक्स है, ये सब सिलेबस में नहीं है, लेकिन तुम लोगों को समझा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही रिटर्न्स के कंपोनेंट पे 2 बार फीस नहीं लगना चाहिए। ऐसे तो वो 2 बार 100 to 150 के बीच में 3 बार घुमाएगा और तुम्हारा सारा रिटर्न 100 to 150 50% तुमने कमाया, वो 50% तो तुम्हारा फीस में ही चला गया, वो तो ये रेंज में ही घूमते रहा। तो समझ में आया तुम लोग को? पॉइंट समझा? जब तक वो 150 का पड़ाव पार ही नहीं करता तब तक उसको इंसेंटिव फी का एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अप टू 150 हैज बीन कॉम्पेंसेटेड बाय वे ऑफ इंसेंटिव फी। इसको हाई वाटर मार्क क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। ये सब CFA के कॉन्सेप्ट है, बट तुम लोग को ऐसे ही बता के रख लो, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। बाकी तुम लोग को इतना ही है सिर्फ AUM फी और इंसेंटिव फी। इंसेंटिव फी कैलकुलेट करना वेरी सिंपल, अबव हर्डल रेट जितना एक्सेस कमाया, एक्सेस का ही परसेंटेज होता है। क्लियर? एंड AUM फी इज फ्लैट फी, ठीक है। नोट्स और ये सब शेयर कर दूंगा, अभी मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है, जाना है, चलो। हेज फंड सॉर्ट ऑफ क्लोज हो गया ना।